हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 में गणित की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था माध्यिका और बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का जो योग है वो 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल रहा। चलिए, सवाल जो भी हो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व या फिर हल, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होगा माना, ठीक, क्या लिखना होगा, तो माना रहमान, माना रहमान की वर्तमान वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या मानना होगा भैया, तो आप लोगों को मानना होगा यक्स वर्ष। देखिए, आप लोगों को बोर्ड में कॉपी भी काफ़ी अच्छे तरीके से लिखना होगा, एकदम राइटिंग बना के। वैसे मैथ्स में राइटिंग तो नहीं दिखी जाती, बट बना के लिखेगा तो साफ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया रहमान की आयु जो है एक्स वर्ष है, ठीक है। अब यहाँ आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में ये बोला 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं 3 वर्ष, अभी रहमान की जो आयु है वो x वर्ष है। रहमान की आयु जो है 3 वर्ष पहले कितनी की हो रही होगी, तो 3 वर्ष पहले मैं रहमान की आयु निकाल लेता हूँ। रहमान रहमान की आयु, ठीक, रहमान की आयु। तो अभी कोई भी, अगर आप समझें यहाँ पर आसान भाषा में, तो मान के चलिए अभी आपकी एज है 10 वर्ष, ठीक है। मैं आपसे पूछूं 3 वर्ष पहले आपकी उम्र कितनी रही होगी, तो आप लोग ये अपने प्रेजेंट के एज में से उसको घटा के बता लेंगे, ठीक है। 7 वर्ष आप लोग आराम से बता सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पूछें कि रहमान की आयु अभी x वर्ष है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या रही होगी, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, वर्तमान का उम्र हमारा x वर्ष है और उसी उम्र में से घटा लिया जाता है। कितना वर्ष पीछे जा रहा है, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 इसमें से माइनस करना होगा, ठीक है। ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर बात बोल रहा है अब से 5 वर्ष बाद, जैसे कि वर्तमान में अभी x वर्ष का है और 5 वर्ष बाद कितने साल का होगा, तो यहाँ पे फिर से आपको निकालना पड़ेगा रहमान की आयु 5 वर्ष बाद। चलिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5 वर्ष बाद, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, यहाँ पर आप लिख भी सकते थे 3 वर्ष बाद पहले, ठीक है, तो ये बात लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रहमान की आयु फिर से निकाल लेते हैं। रहमान रहमान की आयु, ठीक है, रहमान की आयु, तो रहमान की आयु कितने साल बाद निकालें, 5 वर्ष बाद। तो अभी रहमान x वर्ष का है, जब बाद बोला जाता है तो उसमें 5 को ऐड कर लिया जाएगा, तो इतना वर्ष हो जाएगा, ठीक है। कितना वर्ष हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्या बोला था कि 3 वर्ष पूर्व का जो मान है उसका व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद है जो उसका व्युत्क्रम, दोनों का जोड़ करके 1/3 दे रहा है। मतलब कहने का बात यह है कि जो 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद है उन दोनों का व्युत्क्रम आपको करना होगा। तो व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है जैसे कि 1/3 में आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, तो x - 3 और प्लस मतलब जोड़, क्योंकि बोला है योग,
और 5 वर्ष बाद जो आयु निकाले हैं कितना, यक्स प्लस का 5, इन दोनों का जो योग है वो 1/3 है। ठीक है, कितना है, 1/3 है। तो इसके बाद आपको अब देखिए इसको क्या करना होगा, इक्वेशन जैसे करते हैं उस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर यक्स प्लस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यक्स प्लस का ये हो जाएगा 5 और प्लस इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, यक्स का 5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 यक्स। उसके बाद इस 3 का गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 3 यक्स और माइनस में 3 बचे 15 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर आगे क्या करना होगा, यक्स और यक्स ये जोड़ लिया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 यक्स। ठीक है, यहाँ 5 में से 3 घटा दीजिएगा तो ये आपको मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा। अब यहाँ पर बटा लगा देना होगा, बटा में क्या लिखना होगा, तो ये जो यक्स स्क्वायर देख रहे हैं ये वही रहेगा और यहाँ पर प्लस 5 यक्स में से 3 घटाएंगे तो हमारा प्लस में 2 यक्स प्राप्त हो जाएगा और माइनस में ये है 15 तो ये 15 ही लिखिए, इक्वल टू कितना है 1/3 लिख दीजिए। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को करना क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 5 में से हमने 3 घटाया तो ये माइनस नहीं प्लस का बचेगा क्योंकि 5 बड़ा है। ठीक है, अब ये 3 का गुणा इसमें करिएगा तो 3 दूना का हो जाएगा 6 यक्स और प्लस में 3 दूना का 6 हो जाएगा। इसका पूरा गुणा इधर हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2 यक्स और माइनस का कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा लेते हैं। देखिए काफ़ी मैं स्लो यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ एकदम आस्थाई से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग कॉर्पोरेट कीजिएगा। अब ये पूरा मान आप घटा दीजिएगा, इधर पंचांतर कर दीजिएगा तो ये मान निकल के आएगा आपका, क्या निकल के आएगा भैया, तो यक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा ये 2 यक्स और माइनस में हो जाएगा ये 15। ये मान इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा कितना 6 यक्स और माइनस का ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब क्या करना होगा, तो यहाँ पर लिखना होगा यक्स स्क्वायर, ये 2 यक्स में से 6 यक्स घटाइएगा तो माइनस का 4 यक्स यहाँ पर आपका रह जाएगा। ठीक है, ये माइनस में 15 और 6 कितना हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद आपको यहाँ पर गुणनखंड करना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 7 यक्स और 7 यक्स का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार प्लस का और माइनस का लिखेंगे 21। गुणनखंड आई होप आप सभी को आता होगा तो यहाँ पर हम ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को एकदम भी नहीं आता तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना कर दे दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन कमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 यक्स, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इस टॉप को नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कॉमन हमारा यक्स होगा तो यहाँ पर निकलेगा, ये बचेगा यक्स माइनस का 7 क्योंकि इसमें और इसमें कॉमन कितना है, यक्स है, यक्स बाहर निकल गया प्लस। इन दोनों में कॉमन की बात करें तो यहाँ पर हमारा 3 है और 3 जब बाहर हुआ तो यहाँ पर यक्स माइनस 3 से 7 बार में कटेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करिएगा, तो ये जो ब्रैकेट में यक्स माइनस का 7 है इसको एक ब्रैकेट में लिखिए, अगले ब्रैकेट में लिखिए एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अगले स्टेप लिखिए एक्स माइनस का 7 इक्वल टू का 0, यहाँ से आप निकाल सकते हैं एक्स बराबर कितना, तो 7 निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, निकालेंगे एक्स प्लस का 3 इक्वल टू का 0 और यहाँ पर यक्स का मान जैसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा मान माइनस में। लेकिन आपको नेगेटिव मान नहीं लेना होता है, आपको पॉजिटिव मान चाहिए तो आप 7 लेंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगा। इतना आपको अच्छे तरीके से आपको लिखना होगा, तब जाके आपको फुल नंबर दे दिया जाएगा। तो देखिए टाइम इसको समझाने में काफ़ी लगा है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए वीडियो। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए होंगे ये, ठीक है, किसी न किसी वर्ष में आप देखेंगे तो ये आए होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझिएगा। कह रहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा हमको लिखना है सॉल्व, ठीक है। क्या लिखना होगा? तो यहाँ पर लिखना होगा सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद, सॉल्व लिखने के बाद देखिए क्या करना होगा, लिखना होगा माना, माना, माना दो धनात्मक, माना दो क्रमागत, क्रमागत धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत है तो पहला आपको मानना होगा यक्स और दूसरा मानना होगा x+1, तभी तो ये क्रमागत होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको लिखना होगा प्रश्नानुसार। अब हम प्रश्न के अनुसार जो है हल करेंगे। तो लिखना होगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक। प्रश्न में क्या बोला है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योगफल। तो हमारा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने x+1 मान लिया है। अब यहाँ पर कह रहा है इनके वर्गों का योगफल। तो ये हो गया पहला वर्ग, और दूसरी जो संख्या हमने माना है वो x+1, तो इसका वर्ग, और इन दोनों के जोड़ जो दिया गया है वो कितना दिया गया? तो 365 यहाँ पर दिया गया है। अगले स्टेप में हमें क्या करना है? तो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर ज्यों को त्यों करेंगे। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है तो 2x हो जाएगा। ये इसको इधर पंचांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 365 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में x वाले मान को पहले लिख दीजिए तो 2x पहले है। 365 में से आप एक घटाओगे तो माइनस का 364 जो है आपका बचेगा, ठीक है। सब में देखा जाए तो दो दो कॉमन है, तो दो यहाँ से हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस में यक्स, यहाँ पे 2 से भाग देंगे एक बार में, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 दूना कितना 4 इक्वल टू का कितना 0 हो जाएगा। अगले स्टेप पे आपको लिखना क्या होगा? तो लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस का हो जाएगा 182 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको करना होगा गुणनखंड करना। तो चलिए इसके बाद देखिए क्या करना होगा। तो इसके बाद देखिए समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ पर आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस का लिखना है आपको 14x और माइनस का लिखना है आपको कितना 13x, क्योंकि 14 का पहाड़ा अगर आप 13 बार पढ़ते हो तो 182 आएगा, 14 में से 13 घटाओगे तो 1 आएगा, ठीक है। और माइनस का 182 इज इक्वल टू का कितना 0। दोनों में कॉमन की बात करें तो हम यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यक्स और प्लस का कितना हो जाएगा 14 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर हम 13 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर यक्स और माइनस 13 से भाग दीजिएगा तो ये 14 बार में 182 कट जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे? x प्लस का 14 यानी 14 लिखेंगे और अगले ब्रैकेट में x यानी जो ये वाला x है और माइनस ये जो 13 है इसको हम नोट कर लेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे x और प्लस का 14, ठीक है, x प्लस का 14 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। यहाँ पर हम x का मान निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। आपको मैंने पिछले सवाल में बताया था कि निगेटिव जो मान होता है उसको नहीं लेना होता है, ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं x माइनस का ये हो जाएगा 13 इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा यक्स बराबर ये 13 पंचांतर करिएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा। तो प्लस का वाले मान हमें लेना होता है, मतलब जो हमने यक्स का मान 1 माना था तो हो जाएगा कैसे? अब देखिए संख्या में पूर्णांक पूछा था ना, तो यहाँ पर यक्स का मान तो हमें पता चल गया 13 का मान, यहाँ पर हो जाएगा 13 और प्लस का 1, यानी पहली संख्या जो हो जाएगी हमारा 13 और दूसरी जो संख्या होगी हमारा 14 हो जाएगी। यही हमें ज्ञात करना था, ये हमने काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो चलिए समझ में आया तो अपने दोस्तों में ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी प्रश्न नंबर
3। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है परीक्षण कीजिए कि क्या x बराबर -2/√3 समीकरण और रूट में 3x² + 11 और x में दिया गया है प्लस x, सॉरी 11x प्लस में 6√3 बराबर 0। तो ये सवाल है, सवाल जो भी हो, चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सवाल को हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए हल या सॉल्व लिख लीजिए। ठीक, तो चलिए भैया हमने लिख लिया सॉल्व। अब देखिए समीकरण जो दिया था उसको आपको लिखना होगा। समीकरण जो दिया गया था वो दिया था, कितना दिया था भैया, तो रूट में दिया गया था 3 और साथ में दिया था x² प्लस में दिया गया था 11x और प्लस में कितना दिया गया था, रूट 6√3 इक्वल टू का 0। ये आपका सवाल दिया गया है जिसमें से आपको x का मान रखना है। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू को सॉल्व करने पर दोनों साइड मान 0 आ जाएगा तो मतलब ये समीकरण का एक मूल होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर √3 को लिख दीजिए। यहाँ पर x का मान कितना हमें पता है, तो -2 और बटे का √3, ये हमारा x का मान दिया है और हमें रखना है इसका मान। ठीक है, और प्लस में 11 गुणे x का मान कितना, तो -2 बटे का √3 प्लस में हो जाएगा 6√3 इक्वल टू का 0। तो यहाँ पर हो जाएगा √3, ठीक है, इंटू 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 11 गुणे -2 और बटे का √3 प्लस का कितना हो जाएगा, तो 6√3 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसका हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4√3 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस और माइनस माइनस होता है, 11 का दूना हो जाएगा यहाँ पर 22, तो 11 दूना 22 करिए यहाँ पर, और √3 का गुणा √3 में कर दीजिए इधर। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6√3 इक्वल टू का कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, इसके नीचे एक मानिएगा और यहाँ पर नीचे का जब हम एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ पर एलसीएम आपका आएगा 3√3। ठीक, अब देखिए अब इसके बाद क्या करना हो, ये 3 से भाग इसमें देंगे तो √3 बार में कटेगा, तो √3 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 3 मिलेगा और 3 चौके हो जाएगा 12। आई होप आप सभी लोगों को कैलकुलेशन तो अच्छे से समझ में आता है। माइनस ये √3 का √3 में कैंसिल हो जाएगा, 22 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, प्लस 1 से भाग देंगे तो इतनी बार में कटेगा, 3√3 बार में ही कटेगा, तो 6×3 = 18, 18×3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग को ये बात तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये 12, ये वाला 12 और ये 54 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में क्या दिया गया, तो 66 दिया है और बटे में कितना दिया है, 3√3 दिया है। तो यहाँ पर अब देखिएगा इसको समझने का प्रयास करिएगा भाई। तो ये ऊपर पूरा मान हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा, पूरा मान कितना हो जाएगा, इसको हल करिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और बटे में 3√3 हो जाएगा, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 0 और बराबर में 0 ही हो जाएगा। ठीक है, बराबर में आपका 0 था तो 0 रहेगा ना भाई, इधर 0 है तो 0 रहेगा ही, तो 0 के बराबर में आ गया 0। तो कहने का मतलब जो जो या एक बात आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः 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 -2 बटे में √3 दिए गए समीकरण का एक मूल है। ठीक है, एक मूल है। तो इतना आपको लिखना होगा जो कि आप सभी लोग समझ पाए हैं और लिख भी पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार उसकी दूरी ज्ञात की, यानी मीनार से ऊंचाई और मीनार से दूरी भी बताना है। मकान की ऊंचाई तथा मीनार से जो दूरी है वही बताना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। भैया क्या लिखेंगे, सॉल्व। तो सॉल्व हमने आराम से लिख लिया।
यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है 60 मीटर ऊंची एक मीनार है, तो 60 मीटर का आपको एक ऊंचा मीनार बनाना होगा। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए भैया हमारा मीनार कुछ बनेगा यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया मीनार, जिसकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है, ठीक है। आगे कह रहा है मीनार की चोटी से एक मकान की। अब यहाँ पर इसके सामने आपको एक मकान भी बनाना होगा। मकान को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो मकान का जो छत होगा वो यहाँ पर होगा और आधार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मकान का जो छत होता है ऊपर होता है, आधार यहाँ पर। ये अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और इतना डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इसकी जो छत, मकान का जो छत है वहाँ पर अवनमन कोण जो बन रहा था ना, वो कितना डिग्री बन रहा है, तो 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक। और यहीं से कोण जो बन रहा है इसके आधार का, वो कुछ बन रहा है कितना डिग्री, तो 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर 60 डिग्री बना दीजिए, ठीक। तो इतना हमने भाई बना दिया। चलिए ये पूरी ऊंचाई है ना, तो इसको ऐसे दर्शा दीजिए। तो नाम दे दीजिएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। सवाल में पूछा क्या है भैया, सवाल में आपसे पूछ रहा है कि मकान की जो ऊंचाई है, ये वाली मान देख रहे हैं, यही वाला मान आपसे पूछ रहा है कि इसका, और इन दोनों के बीच की दूरी भी पूछ रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक। तो ये सवाल में पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बात आपको समझाते हैं कि ये जो सी डी है ये बी ई के बराबर है, तो ये बात आपको समझना होगा। अब यहाँ पर आपको दो त्रिभुज देखने को मिलेगा, एक त्रिभुज ए बी ई है, एक त्रिभुज ए सी डी है, ठीक है। तो हम एक बार में हल करेंगे त्रिभुज ए सी डी को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेगा त्रिभुज ए सी डी से, ठीक। तो ए सी डी बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लंब 60 दिया है, आधार कुछ नहीं है, तो यक्स तो होगा, यक्स मान सकते हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या करिए, यहाँ पर लिखिए tan थीटा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा लंब यानी कि ए सी हो जाएगा, तो ए सी और बटे आधार यानी कितना हो जाएगा, तो सी डी हो जाएगा, या फिर डी सी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan हो जाएगा, यहाँ पर tan लिख दीजिए। थीटा का मान हमें दिया गया है 60 अंश, तो 60 अंश इक्वल टू ए सी का मान हमें दिया गया है 60, और बटे इसका नहीं मान दिया है, सी डी या डी सी का मान हमें नहीं दिया है, तो सी डी चलिए, इसका मान हमें कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो नहीं दिया तो ना लिखेंगे हम, ठीक है। तो अब देखिए करना क्या होगा, tan 60 अंश का मान आप सभी को पता होना चाहिए कितना होता है। तो tan 60 अंश का मान होता है √3 होता है, इक्वल टू में कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, और बटे में कितना हो जाएगा, तो सी डी हो जाएगा। अभी तिरछा गुणा करेंगे तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सी डी का मान निकाल सकते हैं, कैसे, तो 60 बटे का हो जाएगा √3। अब यहाँ पर आपको करना होगा परमेयीकरण, तो √3 से ऊपर भी गुणा, √3 से नीचे भी गुणा। वीडियो देखिए थोड़ा सा लंबा बनता जा रहा है क्योंकि समझाने में टाइम लगता है भैया, ठीक है, जो कि आप सभी को पता होगा। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60√3 बटे में 3 हो जाएगा। 3 से जब भाग दीजिएगा 60 में, तो 20 बार में यहाँ पर कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 20√3। तो सी डी का मान निकल गया, तो हमें बी सी का, बी और ई का मान पता चलेगा क्योंकि ये दोनों दूरी सेम है, ठीक है। चलिए इतना आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम दूसरे वाले त्रिभुज यानी त्रिभुज ठीक है, त्रिभुज ए बी ई को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें यहाँ पर लंब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम ए बी को अभी भी मान के चलेंगे, ठीक है। एन लंब आधार की हमें चर्चा कर रहा है क्योंकि आधार तो हमें पता चल गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर ए बी लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि लंब का मान ए बी है, और आधार कितना है, तो बी और ई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो tan थीटा का मान हमारा बदल चुका है, अब थीटा का मान हमें लिखना होगा 45 डिग्री बटे ए बी का कुछ नहीं दिया है, तो ए बी को ए बी ही हम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी मान नहीं है। लेकिन बी ई का जो मान है वो हम लिखेंगे 20√3। कहेंगे गुरुजी आप लोग ये कंफ्यूज कर रहे हैं,
ये 20√3 आया कहाँ से भैया? जो सी डी का मान है वो बराबर रहेगा बी ई के मान, क्योंकि ये दूरी सेम है ना। ठीक है, तो tan के जो 45 अंश का मान होता है वो 1 होता है, और बराबर में क्या हो जाएगा तो ए बी, और बस्ते में कितना हो जाएगा तो 20√3। तो यहाँ से हम ए बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा तो 20√3 हो जाएगा। तो ए बी का भी मान निकल चुका है। लेकिन भैया हमें निकालना था, किसका मान निकालना था अभी? तो बोलिए बी सी या फिर डी ई, दोनों दूरी वही चीज़ है, तो हम निकाल सकते हैं आराम से। तो ये 60 हमें पता है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, BC का मान निकाल सकते हैं। BC का मान निकाल लेंगे तो हमें ED का मान अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि ये दूरी सेम है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे BC, तो BC बराबर हो जाएगा, पूरी ऊंचाई जो है कितना है 60 है। अब 60 में से हमें जो है ये AB का मान पता है। किसका मान पता है? AB का मान पता है, या फिर ये कह लीजिए कि हमें मान पता है कितना का, ए बी का जो मान पता है तो उसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ए बी का मान 20√3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप पे हम इसको क्या कर सकते हैं, बी सी बराबर, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो 20 निकाल सकते हैं आराम से। तो 20 से ये कटेगा 3 बार में, 20 तिहाई 60 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा तो √3 हो जाएगा, और मात्रक इसका आप चाहें तो मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमें कुल मिला के निकालना था, जो कि हमने निकाल के आपको बता दिया है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन फंसेंगे और आप लोग उसे अच्छे से करके आएंगे भी। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, देख लीजिएगा। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर आप लिखिए सॉल्व। ठीक है, क्या लिखिए भैया, तो सॉल्व लिख दीजिए। अब सॉल्व लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखिए माना, माना, माना भिन्न, माना भिन्न x/y। ठीक है, x/y है। ठीक है, तो हमने मान लिया। अब यहाँ से आपको लिखना होगा प्रश्नानुसार। क्या लिखना होगा, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है। तो भैया अंश बोलते हैं ऊपर वाले मान को, 1 घटा दिया जाता है, हर से कोई मतलब नहीं, तो हर को ज्यों कहते हो। तो भिन्न कितना हो जा रहा है 1/3, तो 3 का गुणा इसमें करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 3 कम 3 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा तो y हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा तो 3x, ये y वाला मान को पंचांतर करिएगा तो y हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस का 3, और इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा है यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर में जोड़ने की बात बोल रहा है, तो अंश से हमें कोई मतलब नहीं है, तो अंश हम x से लिखेंगे। हर में कह रहा है तो हर मानने के y, और प्लस का कितना हो जाएगा 8, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि यही बोला है ना, एक बार 1/4 हो जाती है। तो 4 का गुणा करेंगे यहाँ पर 4x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो y प्लस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x, ये y वाले मान को पंचांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू में 8, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में y है, समीकरण नंबर 2 में भी y, दोनों में y जो है सेम है, तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, हम एक बात यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण नंबर 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो पहला जो समीकरण है वो 3x माइनस का y इक्वल टू का दिया गया है 3। जो दूसरा जो समीकरण है वो 4x माइनस का y इक्वल टू का दिया गया है 8। घटाने के बाद बोला तो सबके आगे माइनस लगा देंगे, 3x में से 4x घटाइएगा तो ये माइनस का x मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपस में कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कितना तो 5, ये माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x का मान पता चल गया कितना, x का मान हमें निकल के आ गया है 5। अब यही x का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमारा y का मान
निकल जाएगा। तो लिखेंगे यक्स का मान, ठीक है, क्या लिखेंगे, यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 जो है वो 3x माइनस का y इक्वल टू का कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे x का मान 5 माइनस का y इक्वल टू का कितना 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो 3 बच्चे यहाँ पर हो जाता है 15 माइनस का y इक्वल टू का कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस वाई इक्वल टू का ये हो जाएगा 3, ये 15 जब पंचांतर करेंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस का वाई यहाँ पर घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 और 3 15 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वाई बराबर यहाँ पर निकल के आ गया आपका 12। तो पूछा था वह भिन्न कौन सी है, तो लिखना होगा आपको अतः, ठीक है, अतः वह भिन्न तो 5/12 होगी, कितना होगा, तो 5/12 होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सॉल्व किया है। इसमें टाइम भी काफ़ी लग गया है, लगभग आधा घंटा हो गया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है फंसने वाला है, ये आप लिख के ले लो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।